अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के विस्तार हेतु एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई है बुद्ध मिशन स्कूल अत्री प्रखंड अंतर्गत। इस बैठक में आए हुए तमाम गार्जियन, दलितर दास जी शिक्षक, तिवारी जी, मनान खां साहब और भी जिनको नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तमाम गार्जियन, हमारी युवा साथी हमारे साथ चल के बाराचट्टी विधानसभा से आए हैं, सूरज प्रभाकर जी, मंजीत जी, आप सभी लोगों को मैं अपनी ओर से अंबेडकर संघर्ष मोर्चा की ओर से अभिनंदन करता हूं। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर बताया कि अंबेडकर वाद और इनके संघर्ष और इनसे क्षति क्या हुआ है, और इनको पढ़ने और इनके विचार को बढ़ाने और उनके विचारों पर व्यवहारिक रूप से चलने में कुछ लोग हैं जो व्यवहारिक रूप से भी चलने का परिचय दिए हैं। उनको हम अपनी ओर से अधिक मात्रा में धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों से भी जो नहीं चल पा रहे हैं, केवल विचार को ले रहे हैं पर व्यवहारिक रूप से उसको लागू नहीं कर रहे हैं, उनसे सीखने की ज़रूरत है और उस ओर अपने आप को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उनको हम पुनः धन्यवाद देते हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि अंबेडकर को सब जानते हैं। ये भी समझ में आ रहा है कि जो मनुवादी मानसिकता है उसको भी जांचने और समझने का क्षमता जो हम लोग बैठे हुए हैं उसमें तो है, कम से कम है कि नहीं है। लेकिन हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि आखिर बाबा साहब को हम लोग मानते हैं तो क्यों मानते हैं, क्यों जानना चाहिए। हम लोग और लोगों से पूछिएगा, लगभग पूरे भारत के लोग और भारत के बाहर के लोग भी जानते हैं कि बाबा साहब भारत का संविधान लिखे, यही जानते हैं। मैक्सिमम लोग तो यही जानते हैं बाबा साहब क्या किए, तो भारत का संविधान लिखे। लेकिन उस भारतीय संविधान में आपके लिए, हमारे लिए, उस पूरे भारतवर्ष के लिए क्या लिखे, ये जानने की जरूरत है। इसके लिए अंबेडकर संघर्ष मोर्चा और तमाम बहुजनवादी संगठन ये कार्यक्रम चला रही है कि ये बाबा साहब और हमारे जो महापुरुष रहे वो उनका संघर्ष क्या रहा है, और आप आने वाला जो दौर है जो विपरीत है, जैसा कि भाई साहब तमाम लोग बता रहे हैं कि 2025 में जलाया जाएगा, लेकिन शायद इन्हें याद नहीं है कि 9 अगस्त 2018 को भी दिल्ली के जंतर मंतर पर और जो कहता है कि मजबूत प्रधानमंत्री, उसके नाक के सामने जलाया गया है। ये बात भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो जला दिया है साथी, बस उसका क्रियाक्रम करना बाकी है कि नहीं है। तो अभी हम लोगों को समझना यही है कि बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान में लिखा क्या। तो बाबा साहब के कुछ चीजों को हम बताना चाहेंगे, कारण कि एक दिन में सारी बात तो हो नहीं पाएगी। तो हम चाहेंगे कि कुछ चीज यहाँ पे स्पष्ट कर दें, फिर लगातार बैठक की प्रक्रिया चलेगी, लगातार कार्यक्रम के माध्यम से बातों को जोड़ा जाएगा। तो बाबा साहब, एक उदाहरण से हम कहेंगे कि माँ बच्चा को जन्म दे रहा होती है और 1 मिनट के बाद वो सोच ले कि हम उस बच्चा को गला दबा के मार दें। अभी जन्म दे रही है, 1 मिनट पहले, 1 मिनट बाद ये सोच ले, वो चाहती है कि हम बच्चा को जान से मार दे गला दबा के। क्या मार पाएगी? मार पाएगी वो? लेकिन वो चाहती है कि मार दे। उसको कौन बाधित कर रहा है? बच्चा उसका है, जन्म भी वो दे रही है और चाहती है भी कि मार दे, लेकिन नहीं मार पाएगी, इसलिए कि बाबा साहब ने बच्चा के भी सुरक्षा का अधिकार संविधान में लिखे हैं। भाग 3 अनुच्छेद 21 में पढ़िएगा, उसमें लिखे हैं। तो बाबा साहब तो बच्चा केवल चमार का, भुइयां का, दलित का, बैकवर्ड का बच्चा ऐसा तो नहीं ना किए कि भाई इन्हीं का बच्चा, केवल देश में तमाम बच्चा, चाहे ब्राह्मण का हो या अछूत का हो, सभी बच्चा के लिए वो लागू किए। फिर बाबा साहब सोचे कि हमारे जो लोग हैं, हमारे कम्युनिटी के जिनकी लड़ाई वो लड़ रहे थे, वो बच्चा तो पैदा कर देंगे लेकिन उनका लालन पालन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने भाग 4 में भी उनके लिए लिखा कि उनकी लालन पालन की व्यवस्था
सरकार के खजाने से हो। होता है कि नहीं? अभी देखिए आंगनबाड़ी, पोषाहार, ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फिर बाबा साहब सोचे कि लालन पालन कर लेगा किसी तरीके से, लेकिन उसके पास पढ़ाई की व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है। तो बाबा साहब पढ़ाई के लिए 5 साल से 14 साल तक के पढ़ाई को फ्री किया। करवाए कि नहीं करवाए? तो 14 साल तक के कंप्लीट हुआ कि नहीं? फिर बाबा साहब को लगा कि केवल मैट्रिक कर लेने से हमारे जो समाज के बच्चे हैं वो समृद्ध नहीं हो जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने इंटर, उसके बाद का जो हायर एजुकेशन है उसमें स्कॉलरशिप का भी व्यवस्था किए, लगभग फ्री वहां भी कहा जा सकता है। जैसे कि भैया बता रहे थे कि हमारी पढ़ाई 500 रुपया में हुई और उससे ज्यादा छात्रवृत्ति मिल गई। ये प्रोविजन किसने किया और कहाँ किया? भारतीय संविधान में किए। फिर उनको लगा कि ठीक है पढ़ लेंगे, तो अब क्या करेंगे? तो पढ़ने के बाद बाबा साहब आरक्षण के भी व्यवस्था किए, जिससे हमारे समाज के लोगों को नौकरी हुआ। और नौकरी होता है तो कितने दिन के लिए होता है? 60 वर्ष के लिए होता है कि नहीं होता है? तो बाबा साहब बच्चा जन्मा और उसको 60 साल की गारंटी कर दिए। उसके बाद नौकरी खत्म होता है तो बाबा साहब क्या किए कि उसको मरने नहीं देना है। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको स्टाइपेंड, क्या बोलते हैं उसको, पेंशन मिलेगा। तो मतलब बूढ़ा हो गया उसको भी पेंशन मिलेगा। किसने किया ये व्यवस्था? भारतीय संविधान में बाबा साहब ने किया। फिर ये नौकरी की बात होगी। उनको लगा कि हमारे बहुजन समाज में काफी ज्यादा लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो मजदूरी की भी व्यवस्था किए। मजदूरी की गारंटी की है कि भाई उसको खेत में किसान जाने से पहले, मजदूर जाने से पहले उसको हाथ में मजदूरी मिल जाना चाहिए। ऐसी गारंटी है कि नहीं है? तो तमाम सेक्टर में बाबा साहब धीरे धीरे लड़ाई को मजबूत कर रहे थे और अंतिम जगह पे वो ये लेके गए कि आप जब तक बुद्ध की ओर नहीं बढ़िएगा तब तक आपका कोई कल्याण होना नहीं है। उनका अंतिम इच्छा यही था कि बाबा साहब का अंतिम इच्छा घर घर पहुंचे बुद्ध की शिक्षा। इस नारा को उन्होंने अंतिम में लोगों को संदेश देके गए थे। तो इसलिए शॉर्ट में ये सब बताए। तो ये जरूरी एक दिन में तो पूरा होगा नहीं। अभी आपकी लड़ाई, भैया बोल रहे थे कि हमारा बहस हो गया, लेकिन बहस हो गया अच्छी बात है, लेकिन आपकी लड़ाई आपकी आंगन में है। अभी आपकी माँ नहीं समझ रही है, आपके चाचा नहीं समझ रहे हैं। कीजिए ना कोई कार्यक्रम कीजिए, कहेगा कि ऐसे करेगा, हम खाने नहीं खाएंगे। कई जगह हम लोग पंचायती में गए हैं इस तरह के मामले, आप ही भड़का दिए, आप ही आइए, हम लोग जाते हैं भाई। तो आपकी लड़ाई, अम्बेडकरवाद की लड़ाई अभी आंगन में है। सामने वाला लड़ता है कभी? एक ब्राह्मण बोल रहा था कोई कि ब्राह्मण कभी लड़ता नहीं है सामने से, लेकिन मौका तलाशता है, कहिए लड़ा देगा। कोई बाबा है वो बोल रहा था, कहिए लड़ा देगा, उसको कोई पता नहीं है। तो सामने से आज तक लड़ा नहीं है। आपकी लड़ाई आप ही में उलझा के रखा है। बाबा साहब जाति पर सबकी बात हो गई। सर ने भी बताया कि इस देश में वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था का आधार भी समझाए कि जो सभी चीजों पर अधिकार रखता हो ब्राह्मण कहलाता था, और जो केवल पूजा कर सकता है, करवा नहीं सकता है, उसका सेकेंड स्टेज था। ऐसे बांट सकते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये तमाम चीजों पर अधिकार रखता है। ये क्षत्रिय है जो केवल पूजा नहीं करा सकता, पहले पढ़ाता नहीं था, पूजा कराने वाला ही अधिकार था, है कि नहीं? तो ये पढ़ा नहीं सकता था और पूजा करा नहीं। कोई बाबा ने पूजा कराता है का? ये अधिकार से इसको वंचित किया गया। इसको हथियार रखने का सारा, मतलब पूजा पाठ कराना और पढ़ाना छोड़ के बाकी सब अधिकार इसको था। उसके बाद वैश्य का अधिकार था कि आप केवल और केवल हथियार नहीं रख सकते, बाकी सब अधिकार है। उसके बाद शूद्र का अधिकार था कि आप इन तीनों को सेवा कीजिए। इसका लाभ कब मिलेगा? लाभ के बारे में जिक्र पता है? आप मजदूरी कीजिए, जब ये तीनों खुश हो जाएगा आपकी मजदूरी से, आपके सेवा से, तो कोई नहीं आशीर्वाद दे देगा। अगला जन्म में आपको हो सकता है कि तीनों में जन्म हो जाए। इसी लाभ के लिए हमारे लोग मंदिर मस्जिद तमाम जगह पे जा रहे हैं। यही है ना? मैंने इस जन्म में आपके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था उस
उसकी जो किताब मनुस्मृति नामक है, जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज को चलाया, उसमें आपके लिए इस जन्म में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप सेवा कीजिए, मजदूरी भी नहीं मांग सकते। इसीलिए मैं सर 12 बरस के लड़का को तो ये व्यवस्था थी। तब हमारे महापुरुषों ने इस बात को समझा और लड़ाई 1848 की लड़ाई 1848 से चालू होकर 1947 तक पहुंचती है। उसी लड़ाई का रिजल्ट है कि आज कुछ लोग नौकरी सर्विस पेशे में हैं। हम धन्यवाद देते हैं मुसलमान के कि 1848 से 1950 तक के जो मुसलमान थे वो बाबा साहब जैसे लोगों को वोट करते थे। उस समय भी तो रिजर्वेशन में लड़ने वाले लोग थे कि नहीं थे? लेकिन उस समय चिन्हित करते थे कि बाबा साहब जैसे लोग काबिल लोगों को वोट करते थे, काबिल लोगों को सपोर्ट करते थे। सावित्रीबाई फुले को किसने? फातिमा शेख अपना जमीन देकर के स्कूल का निर्माण कराया, जो भारत का पहला स्कूल खोला। तो आज भी इस देश को गर्त में अगर कोई ले जा रहा है, हमारा समाज तो शुरू से भोला रहा है, अभी भी समझ नहीं पा रहा है, लेकिन मुसलमान आज भी अगर जागेगा तो फिर से वो सोने का चिड़िया बनाया जा सकता है। क्योंकि आज जो फॉरवर्ड कर रहा है वही मुसलमान करने लगा, वो भी दलाल पैदा करने लगा, ये भी दलाल पैदा करने लगा। अब सोचिए कि कांग्रेस का राज रहा है यहाँ पे 57 साल तक। इस देश में वोट किसको दिया? मुस्लिम मजलूमों को हितैषी है, लेकिन 57 साल तक जिसने शोषण किया उसी को वोट किया कि नहीं किया? 3% आबादी उसकी, 3% में 5 नेशनल पार्टियां हैं उसका, हमारे आबादी 85%, एक भी नेशनल पार्टी नहीं। और 3% 2014 के रिजल्ट देख लीजिए आप, 31% में सरकार बनाता है। बीजेपी कितना में? 31% में बनाया है भारत सरकार, देख लीजिएगा। और विपक्ष जो आता है कांग्रेस, उसको 19% वोट है ना सर? आप सोचिए कि 3% में एक 31 लेके आता है, वे 19 लेके आता है। हमारी आबादी 85% है, आधा भी कर देंगे तो सबसे ज्यादा बहुमत में रहेंगे। अगर आधा की भी मुआयना किया जाए तब भी हम लोग सरकार में रहेंगे, तब लोकतंत्र सही में मजबूत होगा। क्योंकि लोकतंत्र जिसका ज्यादा संख्या, जब तक उसकी सरकार नहीं आती है तो लोकतंत्र ध्वस्त है ही, लोगों का तंत्र नहीं रहा। तो 3% ब्राह्मण, 31% और ये लेके आता है। मान लीजिए कि बीजेपी वोट नहीं किया, मुसलमान बीजेपी की वोट नहीं करता है, हम मान लिए 31% में उसका वोट नहीं गया, लेकिन उस 18-19% जो वोट आया, और देश में आबादी 18% मुसलमानों का है, दलित का भी 15-16% है, दलित भी उसको वोट नहीं करता है। दलित का वोट, बैकवर्ड का वोट तीतर बितर होता है, लेकिन मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करता। तो किसको करता है? कांग्रेस को करता है। अगर वो मान के चलिए एक जीरो को, अंबेडकर नामक जीरो को वोट कर दे, तो जो 18% कांग्रेस को गया, जो विपक्ष में रहा, वो 18% इधर आता, तो जीरो हीरो बनता, विपक्ष बनता, पहली बार नहीं बनता है? तब लोग को समझता कि विकल्प इसके अलावा भी है, उसके बाद का वोट यहां पर है, तो फिर सब जुड़ जाता, फिर सरकार बनाने से रोक सकता था। तो हमको इस ओर भी प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। केवल दोस्त मरने से हमारी राजनीति न चमकेगी न समाज बदलेगी। अपने अंदर जो दोष है उसको निखारने की जरूरत है, उसको व्यवहारिक रूप देने की जरूरत है। और जब तक बोले ना कि पागल, पढ़ लिख के पागल सर बोल रहे थे, कैसे भाई? तबीयत खराब हुआ तो अस्पताल जाएगा, मेडिकल जाएगा, और ठीक हो गया तो मंदिर जाएगा, तो उसको कजी कहिएगा? उसको मानसिक गुलामी कहिएगा कि नहीं कहिएगा? है? ये बोल रहे थे कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल असंवैधानिक है। क्यों है? आखिर हरिजन शब्द का इस्तेमाल क्यों असंवैधानिक है? उस पे एट्रोसिटी लगा दिया गया कि बेलो नहीं होता था। बाबा साहब उसको इतना काहे जोर डाले थे? तो एक भाई साहब ने बताया कि वो बहुत बड़ी गाली है। ये भी अपने लोगों को बताने की जरूरत है। नहीं समझाइएगा तो अपने लोग ही हरिजन बनल है, तो दूसरा को बनाया आ रहा है आपको। तो हम लोग जा नहीं रहे हैं। अभी बोल रहे थे कि सूचना नहीं मिला, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो 2 अप्रैल जो 2018 वाला ना जो क्रांति हुआ, वो कोई मीडिया के माध्यम से नहीं हुआ। किस माध्यम से हुआ? सोशल मीडिया।
हम कहते हैं कि सोशल मीडिया इज ग्लोबल मीडिया। अगर हम लोग उसको सही से यूज कर ले, जिसको अभी ध्वस्त करने के भी प्रयास सरकार कर रही है, अगर उसको हम लोग सही से इस्तेमाल में ले आए तो हमको नहीं लगता है कि वो दिन दूर है कि भारत बंद कराने में भी भूमिका हमारी अहम थी, तो भारत को हमेशा हम लोग चालू भी करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। लेकिन हमारे लोग फंसे हुए हैं, उस पे भी देखेंगे तो देखवे नहीं करेंगे कि हमारा नेता क्या कर रहा है, उसका गतिविधि क्या है। भैया जो उसका प्रिंट मीडिया है उस पे आप कुछ लिख सकते हैं। सोशल मीडिया लोकतांत्रिक मीडिया हम कहते हैं उसको, इसलिए कि आप उसको अपना विचार भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुआ कि नहीं हुआ? इसकी बढ़ावा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारे जो लोग मोबाइल फोन रख रहे हैं उसके तक ये बात पहुंचाने की जरूरत है कि नहीं? और जिस दिन पहुंच जाएंगे उस दिन एक भी सूचना अगर इस अत्रि प्रखंड के लिए निकलेगा तो घर घर पहुंचने में टाइम लगेगा। हमारे पास साधन संसाधन है लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है। अभी हम लोग आ रहे थे तो देख रहे थे कि गाड़ी 3-3 गो रोका करके कह रहा कि जब तक चंदा नहीं देगा तब तक गाड़ी नहीं बढ़ेगा। अभी उस पर एफआईआर हो सकता है कि नहीं इस आलोक में? अगर कोई ड्राइवर उतर जाए, अब होगा बैकवर्ड क्लास के बच्चा, अब कहेगा कि देखो भाई यादव के राज हिलो तो बोरा गल तो यही ना होगा, बदनामी तो यही हो रहा है। इसलिए अभी तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि भाई ऐठना छोड़ दो। है क्यों बोलना पड़ रहा है? इसलिए कि हमारे लोग सजग हो रहे हैं और जब इनको नहीं पकड़ेगा तो कोई आधार बचने वाला नहीं है। ये तेजस्वी यादव को समझ में आ गया है लेकिन और यादव को समझना बाकी है, तो उसकी जिम्मेवारी भी हम लोग को लेना होगा। हमारे माननीय जो लीडर हैं जो हमेशा संघर्ष करते करते सड़क से सदन तक पहुंचे, जब सदन में भी पहुंचे तो वैचारिक रूप से कोई समझौता उन्होंने नहीं किया। हो सकता है कि किसी को पर्सनली लाभ नहीं दिए होंगे। माननीय सतीश कुमार दास जी जो संघर्ष कर करके वहां तक पहुंचे, वहां भी पहली बार उनके स्पीच को सुनिएगा तो आप स्टेटस उठा कर देख लीजिएगा कि पूरे बिहार विधानसभा में वैसा स्पीच न शिक्षा पर हुआ, न सामाजिक सशक्तिकरण पे हुआ और न तो कभी जय भीम को वहां पे बोला होगा। इवन जगदेव प्रसाद कुशवाहा भी नहीं बोला। उन्होंने विधानसभा में भी आपकी ताकत को वहां पे उठाने का काम किया। इसके लिए हम इस मंच से उनको भी धन्यवाद देते हैं। और उनको हम जब तक आप लोग हम लोग सामाजिक, अभी वोट कैसे चलता है, क्यों हिंदू के नाम पर दे देता है वोट? इसलिए कि उसका व्यवहारिक उसी ओर चल रहा है ना। जब तक हम लोग सामाजिक जो परिवर्तन है उसको व्यवहारिक रूप से लेकर के परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक तो मोबिलाइज हो ही जाएगा ना लोग। हम लोग लाख कह दीजिए, एक बार कहेगा कि मुसलमान कब्जा कर लेगा, 14 में आ गया ना। फिर कहा दूसरे बार की सीए एनआरसी ला के कहा कि ये जो घर है ना इसको भगाएंगे तो ये घर तुम्हारा था, भगा दिया। अब सीए एनआरसी देखे होंगे, ये सब बहस हम लोग खुद बैठे गए। आसाम में सीए एनआरसी हुआ, उसमें 19 लाख लोग एनआरसी रजिस्टर से बाहर हुए। आप देख लीजिए पता करके, 19 लाख में 14.5-15 लाख हमारे लोग थे, एससी एसटी ओबीसी। तो सबसे ज्यादा खतरा किसका था? पहले नोटबंदी किया था और सीए एनआरसी के हिसाब से वोट बंदी का था, क्योंकि वोट का राज है। वोट का राज मैंने छोट का राज है, तो उसको जब तक वोट बंद नहीं करेगा तब तक सत्ता में कंटिन्यू रहेगा नहीं। तब ना बोल रहा था कि पूरा जीवन भर 50 साल तक मोदी जी रहेंगे। कहा ना बोल रहा था कि सबको वोटें बंद कर देंगे तो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इन तमाम लड़ाई को आदरणीय सतीश कुमार जी ने लड़ा और आज भी लड़ रहे हैं। हम लोगों को निर्देशित करते हैं समय समय पे, और उन्होंने बोला कि इस मीटिंग में तो हम नहीं आ पाएंगे, अगला कभी भी मीटिंग होगा। और तमाम पंचायत में जब ये अंबेडकर संघर्ष मोर्चा का गठन हो जाएगा या फिर बीच में कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, हमारा महसूस होगा कि हमको भी वहां आने की जरूरत है, तो समय पर बताने पर हम आएंगे भी और एक बड़ा सम्मेलन के रूप में हम लोग ताकत दिखाने का काम करेंगे। इस तरीके से वो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और उन्हीं के निर्देशन में यहाँ पर हम लोग जो हमारे पास पहले मिला उन्हीं के माध्यम से हम लोग जुड़ते चले गए। आप लोग से भी मिले हैं, इसी आधार पर आप लोग को भी जिम्मेवारी है कि जब एक रवि कुमार 100 लोगों को लाया तो हम ज़्यादा नहीं 5-5 लोगों को लाने की जिम्मेवारी देते हैं। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे ज़्यादा कीजिएगा। और यहाँ पर हम चूंकि कमेटी का विस्तार करना है तो हम चाहेंगे कि आप लोग तैयार हैं कि अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा यहाँ पे बने? कौन कौन तैयार है? तो अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा मजबूत हो इसके लिए समय दे, समय तो देना पड़ेगा।
क्योंकि इंद्र मेहवाल जब मरा उसकी क्या गलती थी? तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था ना, उसका पिताजी सही होंगे तभी यूपीएससी लगे वहां पर पढ़ा रहे होंगे। इंद्र मेहवाल कहाँ के थे? राजस्थान के थे। तो संपन्न परिवार हो गए तभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे ना, तो हमारे लिए सरकारी स्कूल में पढ़ाते नहीं। तो जो संपन्नता पर खुश है उसका भी बेटा सुरक्षित नहीं है। ये उदाहरण है इंद्र मेहवाल का। तो संपन्नता को भूलना होगा और संघर्ष में अपने आप को लगाना होगा, है कि नहीं? एक और मेघवाल था मूछ रखने पर, जितेंद्र मेघवाल। मूछ रखने पर हमारा ये दौर है 2014 से लगातार मनवादी बढ़ रहा है। घोड़ी चढ़ने पर आपको मार दिया जा रहा है। तो घोड़ी कौन चढ़ता होगा? घोड़ी हमारे जैसे गरीब लोग जिसको मजदूरी नहीं जुट रहा है वो चढ़ता होगा। ऊपर था जे चढ़ा था उतरा था, लेकिन हाँ आईपीएस था, आईएएस निकला था, रिजल्ट निकला था। उसी खुशी में बेचारा के तिलक मिला होगा, घोड़ी ले आया और शिकार हो गया। यही ना होता है। 90 में घोड़ी से उतार दी इस तरह जाट लोग। नहीं अभी पूर्व की घटना है। 14 से जबरदस्त अटैक हुआ था उस वक्त। मानवर काशीराम जी का चल रहा था यूपी में दान दौरा। तो हमारे लोग चाचा, हमारे लोग थोड़ा जो संपन्न हो गए हैं उनको लगता है कि इससे हमको मतलब नहीं है। ये जो भीम बोल रहा है, ये जो रवि बोल रहा है, इसका कुछ स्वार्थ है, ऐसा उनको समझ में आता है। इसमें स्वार्थ तो हम लोग स्वार्थ हैं कि हमारा समाज सुरक्षित रहे। हाँ हमें स्वार्थ है कि हमारा समाज सशक्त हो। इस तरह का स्वार्थ है कि हमारा समाज संगठित हो, हमारा समाज